आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर के आर्ट एजुकेशन सब्जेक्ट और यूनिट 2 करेंगे। इससे पहले यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो यूनिट 2 शुरू करते हैं, जिसका नाम है कला एकीकृत शिक्षण अधिगम की योजना व संगठन, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। यानी कला को बाकी की चीजों से इंटीग्रेट करके जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका वो है कला एकीकरण के आधार पर पाठ योजना। जो पाठ योजना होती है, जो आप पिछले साल भी कर चुके हैं, लेसन प्लान क्या होते हैं ये सब आप जानते ही हैं। ये कैसे होनी चाहिए? कला का अन्य विषयों के साथ एकीकरण करके। दैट मीन कि जब आप कोई और विषय पढ़ा रहे होंगे उस समय आप कला को कैसे उसमें जोड़ेंगे। तो सबसे पहले कला और भाषा, कला और सामाजिक विज्ञान, कला और विज्ञान, कला और गणित। तो इन 4 सब्जेक्ट की बात हम यहाँ पर करेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं पाठ योजना क्या होती है। शिक्षण से जुड़ी समस्त क्रियाओं का नियोजन ही पाठ योजना कहलाता है। यानी क्लास में जाने से पहले जो हम पूरा चैप्टर क्लियर करते हैं या फिर तैयार करते हैं कि कैसे बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे, बेसिकली वही हमारी लेसन प्लानिंग होती है। इससे क्या होता है, शिक्षक के कार्य को सहज व सुगमता मिलती है, यानी टीचिंग बहुत ही अच्छे से हो पाती है। ये लेसन प्लान आप पिछली बार भी काफी कर चुके हैं। मैंने हर सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है एक प्लेलिस्ट बना रही है, जिसमें हर सब्जेक्ट का एक एक लेसन प्लान डला हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब देखते हैं कला का अन्य विषयों के साथ एकीकरण। तो सबसे पहले कला और भाषा विज्ञान यानी लैंग्वेज के साथ कला का क्या रोल होगा ये देखते हैं। संसार के किसी भी भाषा को चित्रों के माध्यम से बताया जा सकता है। यानी अब आप देखिए कला बड़ी है या फिर लैंग्वेज? ऑफ कोर्स कला। यानी किसी भी चित्र को देखने के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी फूल का चित्र दिखाएं तो वो अंग्रेजी मीडियम का बच्चा भी समझ जाएगा कि दिस इज फ्लावर, और हिंदी मीडियम का भी कि ये फूल है, या कोई संस्कृत का है तो वो भी समझ जाएगा कि यह एक पुष्प है। तो कला जो है वो इन सबसे उठकर ऊपर है। चित्रों की कोई भाषा नहीं होती, किसी भी भाषा का व्यक्ति इन्हें सरलता से समझ सकता है। भाषा व्याकरण में कला को जोड़ा जा सकता है। कैसे? जब आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो कैसे आप उसमें आर्ट को जोड़ेंगे? जैसे कोई कॉन्सेप्ट है, रोना, भागना, खाना, तो इन सबको क्या हो सकता है, पिक्चर के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। जैसे बच्चा रोता हुआ दिखा दें तो हम पूछ सकते हैं छोटे बच्चों से कि इसमें क्या क्रिया हो रही है, क्या काम हो रहा है, तो बच्चे बता देंगे आराम से कि ये रो रहा है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहानी व कविताओं को प्रदर्शन कला द्वारा सुगमता से पढ़ाया जा सकता है। प्रदर्शन करके कविताएं और कहानियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। कठपुतलियों द्वारा भी कहानियों को स्पष्टीकरण, कोई कहानी वगैरह क्या स्टिमुलस वेरिएशन जो आपने पढ़ा था उसके माध्यम से भी हम कर सकते हैं, कठपुतलियों के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो कला को हम इस तरीके से लैंग्वेज में जोड़ सकते हैं। बात करें सामाजिक विज्ञान की, तो दृश्य कला सामाजिक अध्ययन में तीनों भाग यानी भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र को पृथ्वी का मॉडल बनाकर हम दिखा सकते हैं। दृश्य कला होता है मॉडल वगैरह। सौर मंडल का प्रभावशाली चार्ट बनाया जा सकता है। अब चार्ट बनाना तो आर्ट से ही सीखेगा ना बच्चा। कठपुतलियों द्वारा इतिहास के राजाओं को दर्शाया जा सकता है। प्रदर्शन कला के माध्यम से ऐतिहासिक पारंपरिक नृत्यों को दर्शाया जा सकता है, क्योंकि डांस ऐसी चीज है कि इसे बोल कर नहीं समझा सकते। तो जब उसे बच्चा सामने से परफॉर्मेंस देगा तो आराम से समझ जाएगा, अच्छा उस टाइम पे ऐसे डांस होता था। तो हमने इसमें आर्ट को इंटीग्रेट किया है। ड्रामा द्वारा राजनीतिक नेताओं का प्रदर्शन किया जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कला और विज्ञान यानी साइंस में क्या रोल है कला का। दृश्य कला द्वारा कई अवधारणाओं को समझा जा सकता है, जैसे क्ले द्वारा फल बनाना व उनके नाम भाग लेना। बिल्कुल, दृश्य कला में क्या होता है, चीजें बनाते हैं हाथों से, तो क्ले द्वारा डिफरेंट काइंड के फ्रूट बनाए जा सकते हैं और फिर बच्चों को उसके नाम लेबल करने के लिए दिए जा सकते हैं कि ये फ्रूट है, ये इसका सीड है, ये इसका कलर है, ये इसका ऊपर की खाल है, ये इसकी रूट है, या फिर इसका स्टेम है, पत्ता है। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएंगी। जानवरों व पक्षियों के पपेट्स बनाए जा सकते हैं, है ना। प्रदर्शन कला द्वारा कई कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा सकते हैं। ड्रामा के प्रयोग से जंगल का दृश्य बनाया जा सकता है और फिर इकोसिस्टम समझाया जा सकता है। शरीर के अंगों में गति द्वारा हम जो है शरीर के पार्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें दिखाना हो कि बच्चों ये फिंगर है तो हम फिंगर्स को मूव कर सकते हैं ना, या फिर हमें दिखाना हो कि बच्चों ये हेयर है तो हम अपने बालों को ऐसे उठा सकते हैं, हिला सकते हैं। तो ये सारा हमारा आर्ट के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है कला और गणित। मैथमेटिक्स में कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे आर्ट को।
दृश्य कला के माध्यम से गणित के विभिन्न आकृतियों को मिट्टी से बना कर दिखा देंगे। जैसे डिफरेंट शेप बना दी हमने क्ले से, ट्राइंगल, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल वगैरह। आरोही व अवरोही क्रम समझाने के लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न आकारों के बटन को प्रयोग में ला सकते हैं। प्रदर्शन कला द्वारा हम घड़ी और समय का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर कर सकते हैं। लंबाई का जो संप्रत्यय होता है, कॉन्सेप्ट होता है, क्या चीज लंबी है क्या चीज छोटी, वो हम बालकों के जो आकार होते हैं, क्लास में हर बच्चे की हाइट सेम नहीं होती, उससे हम बता सकते हैं कि लंबाई और छोटा जो होता है शॉर्ट, वो हम कैसे नापते हैं। उंगलियों द्वारा हम जमा घटा सिखाते हैं। छोटा बच्चे जब होते हैं तो हम उंगलियों से ही उन्हें जमा घटा सिखाते हैं। तो ये भी बॉडी मूवमेंट होती है, ये भी कला का ही एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जगह, समय और सामग्री का कला अनुभव हेतु संगठन। तो वास्तु विरासत की समय जो भी है और स्थानीय डिजाइन की प्रशंसा और सौंदर्य शास्त्र। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कला हेतु सामग्री और जगह आप कैसे करेंगे मैनेज एज अ टीचर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दृश्य कला हेतु सामग्री। दृश्य कलाएं क्या होती है, हाथों से जो चीजें बनाई जाती हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, पपेट हो, कठपुतली हो, वटएवर जो भी हाथों से बनाए और हमें सामने से दिखाई दे। ये आप पहले यूनिट में और पिछले साल भी पढ़ चुके हैं कि प्रदर्शन कला क्या होती है और दृश्य कला क्या होती है। तो इतनी समझ आपको अब तक बन जानी चाहिए। तो दृश्य कला के लिए सामग्री क्या हो सकती है, अध्यापक एक तो अध्यापक जो है अवेलेबल करा सकता है, या विद्यालय द्वारा भी बच्चों को क्ले वगैरह दिया जा सकता है। कुछ चीजें जो है बच्चा खुद भी करता है मैंने, जैसे कलर्स वगैरह वो घर से लेकर आता है। समुदाय द्वारा भी उन्हें एनजीओ वगैरह से भी बहुत सी चीजें मिल जाती हैं दृश्य कला को करने के लिए। नेक्स्ट है प्रदर्शन कला हेतु सामग्री। अब ये तो था हाथों से चीजें बनाना, प्रदर्शन कला क्या होता है, परफॉर्मेंस करनी होती है बच्चों को। तो इसके लिए कौन कौन सी सामग्री हम यूज कर सकते हैं, फूल पत्तियों व छोटी चूड़ियों से आभूषण बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार फर्स्ट ईयर में, पक्का 100% आप क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये। कुशल लोगों द्वारा आप सहयोग ले सकते हैं। दुपट्टों से विभिन्न प्रयोग किया जाता है, जैसे दुपट्टा है, पिछली बार भी ये किया था हमने। दुपट्टे से हम क्या कर सकते हैं, जैसे सर ऊपर से ले जाएं तो ब्रिज बनाया जा सकता है दुपट्टे से, या हाथों में बांध दें दुपट्टे को, एज अ हैंकी भी यूज कर सकते हैं, घूंघट के लिए यूज कर सकते हैं। तो विभिन्न तरीके से हम इस सामग्री को यूज कर सकते हैं प्रदर्शन कला में। अपने वाद्य यंत्र बनाना, जैसे महंगे महंगे ड्रम और ये नहीं खरीद सकते, तो चम्मचों से, पत्थर घड़े की मदद से हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं। जल तरंग बना सकते हैं 8 गिलासों में विभिन्न मात्रा में पानी भरकर। तो ये सब जो है प्रदर्शन कला हेतु सामग्रियां हैं। अब देखते हैं दृश्य कला हेतु स्थान। अब दृश्य कला का हमने सामान तो पढ़ लिया है, इसका स्थान देख लेते हैं। फर्नीचर बालकों की सुविधा अनुसार होना चाहिए। मतलब जहां भी हम बच्चों से ये चीजें बनवाएंगे, चित्र वगैरह, पेंटिंग वगैरह या कुछ भी, दृश्य कला में तो मॉडल भी आ जाते हैं, कठपुतली भी, पपेट सब आ जाता है। तो वहां पर जो फर्नीचर है वो बालकों की सुविधा अनुसार होना चाहिए। कक्षा के बाहर भी बालकों के लिए सुविधा की जा सकती है अगर क्लास छोटी है तो। साफ सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए, वहां पे रोशनी और हवादार होना चाहिए। रुचिकर दीवारें हो सकती हैं, जैसे दीवारों पर चित्रकारियां बनी हो तो बच्चा और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। अब बात करते हैं प्रदर्शन कला में जगह का क्या रोल है। तो खाली जगह या फिर हॉल का प्रबंध किया जा सकता है। अगर स्कूल में हॉल है तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज कोई खुली जगह है तो वहां हम यूज कर सकते हैं। जूते व चप्पलों को अलग रखने स्थान होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कोई प्रोग्राम होता है तो बच्चे के जूते चप्पलें पता नहीं कहाँ पड़ी होती हैं, कई होती तो खो भी जाती हैं, क्योंकि चेंजिंग रूम में जाते हैं उससे पहले अपने जूते चप्पल कहीं भी उतार देते हैं फिर दोबारा मिलती ही नहीं है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ऊंचे स्थान या फिर जगह को स्टेज बनाया जा सकता है। जैसे असेंबली में थोड़ी ऊंची सी कोई जगह है जहां पर बच्चे खड़े और प्रेयर कराते हैं, तो आप उसको स्टेज के रूप में बना सकते हैं, पर्दे वगैरह डाल के। पेड़ों के आसपास जो है प्रदर्शकों को बैठाने का स्थान बनाया जा सकता है। बिजली का प्रबंध वहां पर और सुरक्षा होनी चाहिए, बिजली की तारें ऐसे ना हो इधर उधर गिरी हुई हों। तो प्रदर्शन कला हेतु ये स्थान की प्रबंध होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कला व अन्य विषयों के अधिगम में संग्रहालय, गैलरीज, ऐतिहासिक स्मारक, महान कलाकारों के कार्य और फिल्मों का महत्व। तो मैं यहाँ पर सिर्फ महत्व बना रही हूँ। आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, चाहे वो संग्रहालय का आ जाए, गैलरी का आए, ऐतिहासिक स्मारक आए, महान कलाकारों का कार्य आए या फिल्म आए,
इनमें से किसी का भी महत्व आए, आपको पॉइंट्स यही लिखने हैं जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इतिहास से प्रेम या लगाव को जागृत करना, चाहे वो संग्रहालय हो, गैलरी हो, स्मारक हो, महान कलाकार हो, कार्य फिल्म, जो भी हो, ये पॉइंट आपका वहां पर आएगा। सेकंड पॉइंट है कहानियां सुनना। बिल्कुल, इन सारी चीजों से अगर आप बच्चों को ले जाते हैं गैलरी, संग्रहालय वगैरह, तो बच्चा जो है कहानियां सुनने में इंटरेस्टेड हो जाता है, चाहे वो फिल्म देख ले तब भी। तुलना व अंतर करना, तुलना करने में वो हो जाता है एबल, दो चीजों में कैसे पहले होता था अब कैसे आर्ट हो रहा है, सारी चीजें। प्रश्नों को प्रोत्साहन मिलता है, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। भाषा विकास में सहायक होता है, नए विचारों का प्रोत्साहन होता है, प्रेरणादायक होता है। ये सारी चीजें अगर बच्चों को करवाते हैं तो रचनात्मकता का विकास होता है। पारिवारिक संबंध गहरे होते हैं, जब परिवार में मिलकर बच्चा संग्रहालय जाता है, मूवी देखता है तो टाइम स्पेंड करता है, फिर डिस्कशन करता है, तो साथ ही साथ वो फैमिली के साथ भी उनका गहरा संबंध होता है। जीवन पर्यंत अधिगम, बिल्कुल, क्योंकि ये सारे डायरेक्टली सीखी हुई चीजें होंगी, संग्रहालय जाना या मूवीज वगैरह देखना, तो लाइफ टाइम लर्निंग इससे बच्चों की हो जाती है। लास्ट टॉपिक है पुरातात्विक सर्वेक्षण कला के विभिन्न रूपों में महत्व, यानी कि जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, इसका कला के क्षेत्र में क्या महत्व है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये 1861 में फाउंड किया गया था सबसे पहले। सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अगर आप एसएसटी से अपना पेपर दे रहे हैं तो। किसने शुरू किया था इसे, किसने फाउंड किया था, कनिंघम ने, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखेंगे, 1861 ASI शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI 1861 में फाउंड किया गया था, किसके द्वारा, कनिंघम के द्वारा। अब हम देख लेते हैं अपने डीएलएड के बेस पे जो क्वेश्चन आएगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है कला के क्षेत्र में जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो सबसे पहला, ऐतिहासिक कलाओं व उसके रूपों से परिचय। इतिहास में किस तरह की कलाएं थी और उसके कितने रूप थे, इन सबका जो पहचान है वो बच्चों को पता चलता है कि अच्छा पुराने टाइम पे ऐसे चित्र बनते थे, इस तरह की चीजें यूज होती थी। समय व उससे संबंधित सांस्कृतिक कला को सीखना, टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते रहे हैं संस्कृति और कलाओं में, उन चीजों को बच्चा सीखता है और रिस्पेक्ट भी करता है। विभिन्न कलाओं की समझ व उसके अंतर को समझता है। नवीनतम प्रयोगों द्वारा ऐतिहासिक कलाओं का एकीकरण करता है, मतलब पुरानी कुछ चीजें सीखी इतिहास की पेंटिंग से और हम नए तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, तो एक तरह से इवोल्यूशन हो जाएगा ना। उसके बाद ऐतिहासिक कला उपकरणों से प्रेरित होना, पुराने टाइम में जैसे नेचुरल कलर यूज होते थे, फ्लावर से, पत्तियों से कलर बनाना, तो इन सब चीजों से बच्चा प्रेरित होता है। और ये सारे काम कौन करता है, हमारा ASI करता है, क्योंकि वो है ही सर्वेक्षण, सर्वे करना उनका काम है। तो ये था आपका यूनिट, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था और मैंने पॉइंट वाइज ही क्लियर किया है। सारे टॉपिक भी यहाँ पर जो है वो क्लियर हो गए आपके एग्जाम के बेस पे और सिलेबस के अकॉर्डिंग।